हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 19 अगस्त 2020 और आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशंस में। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के विषय में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आपने हाल की न्यूज़ पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या होता है। पहली स्टेटमेंट हमसे पूछ रही है कि ये एक हाईली कंटेजियस और फेटल एनिमल डिजीज़ है जो कि डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स को इन्फेक्ट करती है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है और ये केवल एनिमल टू एनिमल फैलती है। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, बोथ, क्योंकि एक तो ये कंटेजियस है और एनिमल डिजीज है जो कि पिग्स में फैल रही है। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में हाल में काफ़ी ज़्यादा पिग्स इससे बीमार पड़े थे और FAO ने कहा था कि बाकी एनिमल्स में भी फैल सकती है और ख़ास बात यह है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए थ्रेट नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेघालय और असम के रीजन में लगभग 17,000 पिग्स इसकी वजह से मारे जा चुके हैं। तो डोमेस्टिक पिग इंडस्ट्री जो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको काफ़ी खतरा है और ये काफ़ी ज़्यादा फेटल है और ये एनिमल टू एनिमल जाती है। इस फीवर का कोई क्योर अभी तक नहीं है। मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 100% है, यानी अगर किसी जानवर को ये हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये इंसानों में नहीं फैलती। FAO ने बोला था इसके अंदर हैवी पोटेंशियल है किस चीज़ का, ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड का, एक देश से दूसरे देश में ये फैल सकती है। इसलिए पूरा रीजन इसके वजह से डेंजर में आता है। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि पिग मीट एक बहुत बड़ा पार्ट है काफ़ी देशों की आहार का, तो बहुत खतरनाक है ये फूड सिक्योरिटी के हिसाब से और हाउस होल्ड इनकम के लिए भी, क्योंकि किसानों की काफ़ी इनकम पिग रेयरिंग से यानी सुअर पालन से आती है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, गौर से सुनिएगा। इट इज अ ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। इट इज होम टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। और इनमें से कौन सा सही है वो जहां ये सब कुछ मिलता है। अब खास बात यह है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें फोकस अक्सर हमारा खिसक के जाता है वल्चर के ऊपर। हम सोचने लगता है कहाँ ये वल्चर मिलते हैं। हमें फोकस अभी वहां नहीं करना, हमें 4 ऑप्शन देखने कौन कौन से हैं। पेरियार, कोरिंगा, पोबित्रो और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, ये कहती है ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का स्ट्रेच है। तो आप अगर पोबित्रा की बात करें या देहिंग पटकाई की बात करें तो ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में क्या मैंग्रोव्स मिलते हैं? तो नहीं मिलते। तो ये ऑप्शन हटाने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं, पेरियार और कोरिंगा। अब आप मुझे बताइए पेरियार कहाँ है और कोरिंगा कहाँ है। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, पेरियार तो काफ़ी फेमस है। और कोरिंगा कहाँ है ये बताइए। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है। और पेरियार कहाँ है? पेरियार केरला के बॉर्डर के पास है। और इसका सही आंसर क्या है आप मुझे बताइए। इसका सही आंसर अगर आप इसको शॉर्टन कर दे तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि कोरिंगा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जहाँ की क्या है? मैंग्रोव्स। हमें पता है केरला में मैंग्रोव्स नहीं है। तो जैसे ही आपने इसको शॉर्टन किया आपका आंसर सीधा आ गया। और जो यहाँ पर जो वाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर मिलते हैं जो काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इसके बाद समस्या ये है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो फिशिंग कैट है, फिशिंग कैट इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलती है। इसके अलावा सुंदरबन में भी मिलती है। उसको काफ़ी खतरा दिख रहा था, इस वजह से लेके उसकी कॉलरिंग स्टार्ट हो रही थी मोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इसी को लेकर सरकार ने ये घोषणा की थी, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। तो अब जरा देखते हैं कि जो फिशिंग कैट है इसकी खास बात क्या है। ये एक नॉक्टर्नल जीव है, यानी रात में एक्टिव होता है और ये मेंढक, सांप, ऐसे जीव इनके कैरिकेसेस पे जीता है, इनके अवशेषों पे जीता है, बड़े एनिमल्स के। और इसका हैबिटेट मोस्टली क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में। इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है? मेनली सुंदरबन और वेस्टर्न घाट के रीजन में है। इसके अलावा वल्नरेबल है, ये अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है और इसको प्रोटेक्शन मिली है शेड्यूल 1 के अंदर 1972। इसको खतरा किससे होगा? आप लॉजिकली भी सोचे तो खतरा किससे हो सकता है? तो श्रिम्प फार्मिंग से। लोग श्रिम्प फार्मिंग करते हैं तो उसमें मैंग्रोव रीजन में ये फिशेस भी पकड़ी चली जाती हैं और बहुत खतरनाक होता है ये इनके रहन सहन के लिए। और अब बात आती है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये मैंग्रोव डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का स्ट्रेच है ये। पहला कहाँ होगा आपको पता ही है, पहला है कहाँ बताइए? सुंदरबन में। और यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बैक्ड वल्चर है ही, जिसके बारे में हमने प्रश्न था। इसके अलावा बहुत से जानवर यहाँ मिलते हैं, चाहे वो जैकल हो, टर्टल हो या फिशिंग कैट्स हो। और होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड जो मैंग्रोव रीजन में है वो 2 इंपॉर्टेंट नेस्टिंग ग्राउंड है किसके लिए? ऑलिव रिडली टर्टल के लिए। ये इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, तो आपको याद नहीं चाहिए 2 आइलैंड, होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड। तो कहाँ है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? AP में, मतलब आंध्र प्रदेश में। कौन सी फिश की कॉलरिंग हो रही है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें किसे हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी इस्तेमाल किसका नहीं करते और अवॉइड करते हैं।
चार ऑप्शन है, ग्रोथ रेगुलेटर, लाइव स्टॉक फूड एडिटिव्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या पेस्टिसाइड। अगर आप देखिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, पहले उसके बारे में सोचिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ ऑर्गेनिक रूप से हो, तो क्या हम किसी रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, किसी एडिटिव का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा डी, यानी सभी ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल ही जैविक पद्धति से की जाती है, और जब विश्व में पैंडेमिक फैला हुआ है तो बहुत हेल्दी और सेफ खाने की डिमांड हो रही है। इस समय जो किसान है, जो कंज्यूमर है, वो सब अवेयर हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके उत्पादन में खाद खपत कम होती है और एनिमल प्लांट वेस्ट भी कम होता है, और जो भी एलिमेंट प्लांट वेस्ट होता है, अगर होगा भी, तो वो इस्तेमाल किया जाता है जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए ही। तो ये पूरा प्रोडक्शन सिस्टम काफी ज्यादा नेचुरल है। इसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, जीएमओ क्रॉप्स या लाइफस्टाइल फूड एडिटिव्स यूज नहीं किए जाते। इंडिया में बहुत मात्रा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। इंडिया में फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मर्स के नंबर्स के मामले में, और 9th है एरिया के मामले में। सिक्किम इंडिया का पहला स्टेट है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। इसके अलावा उत्तराखंड, त्रिपुरा जैसे राज्य भी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्गेनिक का उत्पादन करें, हो सके तो 100% ऑर्गेनिक बन जाए। तो ये है कहानी किस चीज की? ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब अगला क्वेश्चन आईआर से रिलेटेड है। इनमें से कौन सी देश ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है? हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा मुझे बताइए? इसका सही आंसर होगा ओमान, यानी ओमान ने अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि इजिप्ट, यूएई तो हाल में न्यूज में था कि यूएई ने हाल ही में इजराइल को रिकॉग्निशन दिया है, मान्यता दी है इजराइल को ऐसा देश। ये पहला देश है जो गल्फ रीजन का पहला देश है, गल्फ अरब कंट्री, पहली गल्फ अरब कंट्री है जिसने की रिकॉग्नाइज किया है। और इजिप्ट वो पहला अरब देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को। इसके अलावा जॉर्डन ने भी इसको इजराइल को रिकॉग्निशन दी हुई है। तो केवल ओमान इस रीजन का ऐसा देश है जो कि इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हाल में इजराइल यूएई के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। इस डील के अंदर वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेंगे इजराइल और किसके बीच? यूएई के बीच में। वेस्ट बैंक को लेकर जो वहां के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है इस डील के तहत वो आगे वेस्ट बैंक में कब्जा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। इससे होगा क्या? वेस्ट बैंक में एक स्टेबिलिटी आएगी। ऑलरेडी ईरान, सऊदी अरब के बीच में अलग अलग कंपटीशन यहाँ चल रहा है, चाहे वो यूएई, ईरान हो। ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश ने इजराइल को मान्यता दे रखी है, जिसमें अभी यूएई ने दी है। तो ये कहां पर है भाई? कहानी कहां है? वेस्ट बैंक जिसके एनेक्सेशन की बात हो रही है, कहां पर है ये सब मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास है, वेस्टर्न एशिया में। वेस्टर्न एशिया को जरा एक बार मैप से देखें ताकि हमें करेक्ट आइडिया लग पाए। अब देखिए, ये है इजराइल, ये है वेस्ट बैंक, जहां पर एनेक्सेशन रोकने की बात कही है इजराइल ने इस डील के बदले में। यहां इजिप्ट है, यहां जॉर्डन है, ये गोलन हाइट्स, ये सीरिया और ये सऊदी अरबिया। तो ये है इसकी बेसिक डायनामिक्स। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये अटैच्ड ऑफिस है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट है, ये नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस सपोर्ट के लिए। किसको किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को। तो बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है केवल 2, क्योंकि एनआईसी जो है वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। हाल ही में ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एम्पावरिंग ट्राइबल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके तहत एनआईसी का सहारा लिया गया। एनआईसी करती क्या है? एनआईसी बैकबोन प्रोवाइड करती है, जो भी सर्विसेज है, डेटा सेंटर्स की उपलब्धता हो या कोई भी टेक सपोर्ट हो, वो एनआईसी देती है गवर्नमेंट को। जो ट्राइबल मिनिस्ट्री की नई प्लेटफॉर्म है एम्पावरिंग ट्राइबल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसको किसने डेवलप किया है? उसको डेवलप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स ने, जो कि एनआईसी के अंदर आता है। और ये किस लिए ये लॉन्च किया गया था पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हाल में 66 स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है, क्योंकि इन्होंने ट्राइबल जनजातियों को काफी ज्यादा इनेबल किया है स्कॉलरशिप के थ्रू, आईटी का सहारा लेके, जो कि किसके अंदर था? डीबीटी मिशन के अंदर था। इस डैशबोर्ड की खासियत क्या है? इसके अंदर 5 स्कॉलरशिप हैं जो मिनिस्ट्री के हैं, जो दी जाएंगी, जहां 30 लाख अंडर प्रिविलेज जो शेड्यूल्ड ट्राइब बेनिफिशियरीज हैं उनको लगभग 2500 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 30 लाख लाभार्थी होंगे इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर डिस्प्ले होगा उनके फंक्शनल स्कूल की डिटेल, जो भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वो हैं जो कि ट्राइबल लोगों के लिए खोले गए, ट्राइबल बच्चों के लिए खोले गए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स रह सके, आवासीय स्कूल हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज एनजीओ की डिटेल मिलेंगी, कहां पर कितना फंड दिया गया है, और बेनिफिशरीज की डिटेल भी दी जाएगी। तो बहुत ही सही होगा ये ऐसा पोर्टल, काफी सहायक होगा सब कुछ ट्रैक करने में इस विषय में।
तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे क्रॉनिकल, जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था लैंग्वेज का इंडिया में, जो मुंबई से स्टार्ट हुआ था, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फिरोजी शाह मेहता, शिशिर कुमार घोष, गोपाल गणेश आगरकर या नानाभाई नौरोजी? इसका सही आंसर बताइए मुझे। इसका सही आंसर होगा ए, यानी फिरोजी शाह मेहता। फिरोजी शाह मेहता ने इसको शुरुआत किया था। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार कराया था, देखो अपना देश, जिसके अंदर उन्होंने प्रयास किया था कि इंडिया की जो विविधता है उसको दिखाया जाए। और वो स्कीम, वो जो प्लान है, उसका नाम क्या है? वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अंदर अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स, प्लेसेस के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक नाम थे वो ये थे जो हमें फोकस में आ गए हैं, जिसको हमें पता होना चाहिए। वेलू नाचियार कौन थी? जो कि क्वीन ऑफ शिवगंगा थी। बेंजामिन हॉर्निमन, ब्रिटिश एडिटर। रोयपुरम रेलवे स्टेशन, जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है इंडिया का, कौन सा है? रोयपुरम रेलवे स्टेशन। और ओल्डेस्ट जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, किसके अंदर फॉर्म की गई थी? स्ट्रिंगर लॉरेंस के अंदर। कौन सा रेजिमेंट था वो? मद्रास रेजिमेंट। इसके अलावा जो पहले एडिटर थे, ब्रिटिश एडिटर बेंजामिन हॉर्निमन, इनके बारे में भी डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल जो अखबार था स्टार्ट किया था, इसके एडिटर थे। शुरू किया गया था किसके द्वारा? फिरोजी शाह मेहता के द्वारा। एडिटर कौन थे इसके? बेंजामिन हॉर्निकन। और इन्होंने कॉलोनिज्म और इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात की थी। इन्होंने जो जलियांवाला बाग के बाद जो सेंसरशिप लगाई गई थी, उसको इन्होंने उसके खिलाफ जाते हुए उसके बारे में छापा था। और कई सारी मैसेकर की रिपोर्ट इन्होंने जगह जगह फैलाई थी, जगह जगह लोगों को बांटी थी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? नाम बताइए। मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के हिसाब से, काफी ये चर्चा का विषय रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लैक ड्रोंगो के बारे में। ब्लैक ड्रोंगो क्या है? इसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं। इट्स ऑल ब्लैक बर्ड विद अ डिस्टिंक्टिव फॉक टेल। दूसरी, ये एक स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट हार्बीवोर है जो कि चेरी, बेरी और बनानास ईट करना पसंद करता है। इनमें से सही स्टेटमेंट क्या बताइए मुझे आप। इसमें सही स्टेटमेंट है वन ओनली। ये एक ऑल ब्लैक बर्ड है, बिल्कुल कोयल की तरह दिखता है, कभी कभी आप कह सकते हैं कौवे की तरह भी दिखता है, बस एक टेल इसकी लंबी होती है। क्या ये स्ट्रिक्ट हार्बीवोर है जो चेरी, बेरी और बनाना खाते हैं? नहीं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। इट इज नॉट अ हार्बीवोर। तो इसलिए केवल पहली स्टेटमेंट सही है। तो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। ये जो है स्मॉल एशियन पैसिफिक बर्ड है और ये ट्रॉपिकल सदर्न एशिया में मिलती है। ईरान से लेकर इंडिया तक फैली हुई है। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, हर जगह मिलती है। ये जापान भी कभी कभी जाती है। और ये पूरी ब्लैक है, काफ़ी एक लंबी सी इसकी पीछे टेल से निकली होती है। और ये इंसेक्ट्स खाती है और काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर रहता है इसका बड़ी बर्ड्स के खिलाफ। इसे कहते हैं इनफॉर्मल नेम ऑफ किंग क्रो। किंग क्रो की दी गई इसको उपाधि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये बड़े बर्ड्स के खिलाफ एग्रेसिव रहती है और कभी भी हमला करने में अपने टेरिटरी के अलावा बाहर जाकर भी कभी घबराती नहीं है। एक तस्वीर देखते हैं इसकी, ये है वो बर्ड जिसका नाम है ब्लैक ड्रोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बोन कन्वेंशन कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेस ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या रॉटरडैम कन्वेंशन? क्या सही जवाब है इसका बताइए। इसका सही जवाब है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो CMS है इसे कहते हैं हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं CMS को। CMS यानी बॉर्न कन्वेंशन है। इसकी खास बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दुनिया भर के देशों के बीच में, जो कि UN बेस्ड इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत ये क्या कार्य करता है? कंजर्वेशन का कार्य करता है। किसके विषय में? माइग्रेटरी स्पीसीज के विषय में। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो भी माइग्रेटरी जीव हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, जिनको खतरा है, उन सबको बचाने का प्रयास करता है। हाल में इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया है 3 साल के लिए इसके COP में। CMS COP 13 कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट में हैं। उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। सस्टेनेबल तरीके इख्तियार करने के लिए कहता है इन देशों को जहाँ इन स्टेट्स को जहाँ ये माइग्रेट करते हैं। इससे काफ़ी माइग्रेटरी स्पीसीज को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इनके से ट्रेड पर और सभी चीज़ों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। ये इकलौती ग्लोबल UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन का काम करती है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में, जो थ्रू आउट अलग अलग रेंजेस में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाबर प्लेन जो है वो रिच है ह्यूमस में, ऑर्गेनिक मैटर में और कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज और शुगर केन में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भांगर प्लेन जो है वो न्यू एलुवियल डिपॉजिट है जिनको फ्रेश डिपॉजिट ऑफ सिल्ट हर साल मिलता है। इनमें से सही ऑप्शन कौन कौन सा है? करेक्ट कोड आपको चुनना है। आप आंसर बताइए क्या है। देखिए, अगर आप दो ऑप्शंस को देखेंगे, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है भाबर प्लेन्स, जहां बात हो रही है ह्यूमस की, ऑर्गेनिक मैटर की, और क्या ये इस कल्टीवेशन के लिए सही है। और दूसरा स्टेटमेंट गौर करिए, जो बात कर रहा है भांगर प्लेन की, वहां एक वर्ड है न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स, जो कि इस स्टेटमेंट को गलत कर देता है, क्योंकि भांगर आर ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट, नॉट न्यू। न्यू जो होते हैं, नए वाले, वो कौन से होते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी वगैरह जहां मिलती है वो होता है खादर। पुराना वाला भांगन और भांगन के बाद खादर। और भाबर जो प्लेन है उस प्लेन में ह्यूमस नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, बल्कि कंकड़ बहुत मात्रा में होते हैं। इस वजह से दोनों ऑप्शन
गलत है, डी इसका सही आंसर है। तो क्यों पहला नहीं होगा? वैसे हमको बताया भाबर ट्रैक्ट में ग्रेवल बहुत होता है, सेडिमेंट होता है और वहां कल्टीवेशन नहीं हो सकती। भांगर प्लेन जो होता है वो ओल्ड एलुवियल प्लेन होता है जहां पे पहले जमा की गई होती है, मिट्टियां लाई गई होती है, फिर नदियां नीचे खिसक जाती हैं। सिल्ट जो हर साल नया सिल्ट कहां जमा होगा? वो जमा होगा खादर में। खादर का रीजन होता है बिल्कुल नदी के किनारे। एक मैप से देख लेते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से बिहार तक के, इसके बाद यहाँ का रीजन जो है ना, इधर आपको खादर मिलेगा। खादर बिल्कुल रिवर वैली के पास होती है, जब बाढ़ के दौरान हर साल अवसाद जमा किए जाते हैं। भांगर ऊपर वाला एरिया होता है जो तटीय इलाका है, जो नदी से थोड़ा ऊपर के क्षेत्र में, जहां बहुत ज्यादा खेती की जाती है। उसके ऊपर तराई का एरिया, यहीं कहीं भांगर आपका रीजन आता है जो ऊपर पड़ता है इसके। ये देख रहे हैं यहाँ कंकड़ पत्थर है। इसके बाद आपकी तराई का रीजन जो कि पूरा प्लेन का हिस्सा यहां से स्टार्ट होता है, और लास्ट में खादर जो हर साल बाढ़ द्वारा नई मिट्टी वहां पहुंचाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लैक्स्ट्रीन प्लेन का एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन है, नुब्रा वैली, चेनाब वैली, कश्मीर वैली या कांगड़ा वैली। बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि लैक्स्ट्रीन प्लेन क्या होता है। लैक्स्ट्रीन वो प्लेन होता है जो कि लेक है कोई, उसके ऊपर धीरे धीरे कंकड़ जमा होते होते, पत्थर जमा होते होते पूरी की पूरी प्लेन बन गई, उसे आप कहते हैं लैक्स्ट्रीन प्लेन। और यहां पर एक ही लैक्स्ट्रीन प्लेन है, वो है कश्मीर वैली। और समझते हैं कि लैक्स्ट्रीन वैली के बारे में थोड़ा और, जब वही लेक को आप किसी सेडिमेंट से फिल कर देते हैं। एक बड़ा सा लेक था जो धीरे धीरे कर कंकड़ों से भर गया और आज जो प्लेन कश्मीर का दिख रहा है वो फॉर्म कर गया। तो वो जो लेक है उसका पानी कैसे खत्म हो गया, ये पूछेंगे। या तो कोई ऐसा जियोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई हो, कोई भूकंप आया हो या एवेपोरेशन हुई हो, तो वहां पानी खत्म हो जाता है और सिर्फ प्लेन बच जाता है। तो जहां जहां जैसे सेडिमेंट होते हैं उस हिसाब का लैक्स्ट्रीन प्लेन वैसा वैसा होता है एग्रीकल्चर के हिसाब। तो जैसे कश्मीर का प्लेन है, वहां किस चीज की ज्यादा खेती होती है आपको पता ही है, एप्पल की हो गई या सैफरन की खेती उस रीजन में होती है। तो ये कश्मीर वैली की चीज का एग्जाम्पल है लैक्स्ट्रीन प्लेन का इंडिया में। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप हमारे वीडियो कोर्सेज जो है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, सोशियोलॉजी के हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।